हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हूँ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा प्रसार शिक्षा क्या है? क्या वो एक औपचारिक शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है या उपयुक्त में से कोई नहीं? एक्सटेंशन एजुकेशन इज फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन ऑफ द एबव। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा एक निरौपचारिक शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, प्रसार शिक्षा के प्रमुख माध्यम किस पर आधारित होते हैं? तो देखकर करना, करके सीखना या दोनों ए और बी, या औपचारिक शिक्षा द्वारा सीखना। मेन मीडियम ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आर बेस्ड ऑन डूइंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय डूइंग, बोथ ए एंड बी, या लर्निंग बाय फॉर्मल एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। प्रसार शिक्षा में चूंकि हम नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस तीनों की बात करते हैं और किसी भी काम को करके सिखाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा शब्द प्रयुक्त हुआ। द वर्ड एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड इन ईयर 1870, 1760, 1873, 1906 और 1908। तो राइट आंसर इज 1873। सन 1873 में सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा शब्द प्रयुक्त हुआ था। देखिए यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन द ईयर 1873। जो ओरिजिनेट हुआ, जो उद्गम हुआ था इस शब्द का, वो सबसे पहली बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1873 में इस शब्द का सबसे पहले उद्गम हुआ, ओरिजिनेट हुआ ये वर्ड। और क्यों हुआ था? जो शिक्षा थी उसको ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रसार शब्द का उद्गम जो है 1873 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ। लेकिन ओरिजिनली इस शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो 1914 में हुआ है। A branch of a university for students who cannot attend the university properly. The word extension come to be used originally in USA during 1914, which means a branch of a university for students who cannot attend the university properly. जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी प्रॉपरली अटेंड नहीं कर सकते थे, उनके लिए यूनिवर्सिटी की ब्रांच ओपन की गई 1914 में। और सबसे पहले प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग यहाँ पर 1914 में किया गया। तो अगर हमारे पास में ऑप्शन 1873 है तो हमको 1873 को लॉक करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि शब्द का प्रयोग यूनिवर्सिटी में सबसे पहले कब हुआ, तब आपका आंसर होगा 1914 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गृह विज्ञान शिक्षण के समूह संपर्क में सम्मिलित है। ग्रुप कॉन्टेक्ट इन टीचिंग होम साइंस इंक्लूड। तो यहाँ पर अगर हम कॉन्टेक्ट की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट, ग्रुप कॉन्टेक्ट एंड मास कॉन्टेक्ट। तो ग्रुप कॉन्टेक्ट में क्या है? कार्यालय में मिलना, ऑफिशियल विजिट, ये इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट का टाइप है जिसमें एक इंडिविजुअल से कॉन्टेक्ट किया जाता है। टेलीफोन वार्ता, टेलीफोन टॉक के द्वारा भी एक इंडिविजुअल से कॉन्टेक्ट किया जाता है। लेकिन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन रिजल्ट और मेथड, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ये दोनों ही ग्रुप में दिखाए जाते हैं, ग्रुप में प्रदर्शित किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ आपका आंसर होगा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन या मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। इनमें से कुछ भी यहाँ आता है तो आपका आंसर वही होगा, प्रणाली प्रदर्शन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता है पलायन रोकने में, समस्याओं को सुलझाने में, सीखने व सिखाने में उपयुक्त सभी।
Need of extension education is to prevent migration, solve problem, learn and teach, all of the above. The answer is all of the above. क्योंकि प्रसार शिक्षा की आवश्यकता यहाँ सभी कारणों से है, जो ABC तीनों ऑप्शंस हैं उन तीनों में माइग्रेशन को प्रिवेंट करने में भी एक्सटेंशन एजुकेशन यूजफुल है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी है, लर्न एंड टीच में भी एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो यूजफुल है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें और क्वेश्चंस के आंसर को आप ही कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है? तो एक्सटेंशन एक्स और टेंशन, एक्सटेंड और टेंशन, एक्स और टेंसियो, एजुकेशन और एक्सटेंशन। Extension word is made of which word of Latin language? Ex and tension, extend and tension, ex and tension, and education and extension. The right answer is the C option, ex and tensio. दो शब्दों से मिलकर बना है ex और tensio, जिसमें ex का अर्थ होता है बाहर की तरफ, आउट, और tensio का मतलब होता है स्प्रेड आउट करना, बाहर की तरफ शिक्षा को फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आर रुचि एवं अनुभूत आवश्यकताएं, इंटरेस्ट एंड फेल्ट नीड, स्वैच्छिक शिक्षा, वॉलंटरी एजुकेशन, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा हमारा प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। ये तीनों ही प्रसार शिक्षा के सिद्धांत हैं, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी, all of the above. Now the next question is, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण लोगों को बेहतर प्रथाओं के बारे में ठोस तरीके से ज्ञान प्रदान करने और उन्हें उनकी विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में निर्णय लेने में मदद करने के लिए एक शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? देखिए एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि किसी परिभाषा को देकर आपसे यह पूछा जाए कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो आप लोगों को परिभाषाओं पर भी ध्यान देना है। तो इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन इज ओपी धामा। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय ओपी धामा। Definition is, extension education is defined as an educational process to provide knowledge to the rural pupil about the improved practice in a convincing manner and help them to take decision within their specific local conditions. Now the next question is, प्रसार शिक्षा की विशेषताएं हैं। Characteristics of extension education are, इसका क्षेत्र सीमित है, यह लचीली नहीं है, यह क्रियात्मक व व्यवहारिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम देखते हैं इसका क्षेत्र सीमित है, तो यह आंसर रॉन्ग है, क्योंकि इसका क्षेत्र जो है वो सीमित नहीं है, असीमित क्षेत्र है, ब्रॉड एरिया है, लिमिटेड एरिया इसका नहीं, इट्स स्कोप इज नॉट लिमिटेड। नाउ नेक्स्ट वन इज, यह लचीली नहीं है, नो दिस इज फुल्ली फ्लेक्सिबल, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, ये आंसर रॉन्ग है, ये फ्लेक्सिबल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, यह क्रियात्मक व व्यवहारिक है, इट इज फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल, दिस इज द राइट आंसर। तो नॉन ऑफ द अबव का तो ऑप्शन ही नहीं होता, ये हमारा सही उत्तर है यहाँ पर सी, यह क्रियात्मक भी है और व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकल भी है और फंक्शनल भी है। हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा यह क्रियात्मक और व्यवहारिक है। नेक्स्ट इज, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको इन्हीं प्रश्नों से संबंधित नॉलेज दी है, इन्हीं तथ्यों को आपके सामने स्पष्ट किया है। तो मैंने वहां आपको बताया था प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, और व्यवहार में परिवर्तन आता है नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस। जब इन तीनों में चेंज आता है तभी व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान में परिवर्तन, दृष्टिकोण में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, या उपरोक्त सभी, ऊपर के सभी। The purpose of extension education is change in knowledge, change in attitude, change in practice and all of the above. तो इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो the right option is
ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस में चेंज लाना। यहाँ आपका आंसर व्यवहार में परिवर्तन लाना भी यहाँ हो सकता था, यहाँ कौशल में परिवर्तन लाना। यहाँ आपके ऑप्शंस में व्यवहार में परिवर्तन लाना भी हो सकता था, तो आपका राइट आंसर वहां पे व्यवहार में परिवर्तन लाना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रसार शिक्षा है अनवरत शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, स्वैच्छिक शिक्षा या उपयुक्त सभी। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन कंटिन्यू प्रोसेस भी है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी है और वॉलेंट्री एजुकेशन भी है। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। प्रसार शिक्षा एक निरौपचारिक शिक्षा भी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है, निरंतर चलने वाली शिक्षा भी है और उसमें अपनी इच्छा से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए स्वैच्छिक शिक्षा भी है। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? सामाजिक एकता का विकास, पिछड़े समुदाय का विकास, छुआछूत समाप्त करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है। आप ये तीनों ही सामाजिक कार्य हैं। इनमें से अगर हम ये ए बी सी, इनमें से अगर हम एप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था प्रसार शिक्षा जो लोग सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनके लिए होती है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी। जो भी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके विकास के लिए प्रसार शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा पिछड़े समुदाय का विकास। नेक्स्ट इज प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आने वाले प्रसार कार्यक्रम हैं। कौन कौन से प्रसार कार्यक्रम प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आते हैं? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम, दोनों ए एंड बी या उपयुक्त में से कोई भी। Extension program coming under extension education are adult education program, maternal and child welfare program, both A and B, none of the above. तो आपका आंसर इसके हिसाब से क्या होगा? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए अपने आंसर को। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम भी आता है और मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सामान्य अर्थों में प्रसार कार्य से जुड़े सभी लोगों को प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं। यह कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये पूरी तरह से सत्य है कि जो भी व्यक्ति प्रसार कार्य से जुड़ता है उसको हम प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं। ऑल पर्सन वर्किंग इन द एक्सटेंशन फील्ड आर कॉल्ड एक्सटेंशन वर्कर। दिस स्टेटमेंट इज 100% true. So the right answer will be A option, true. Next question is प्रसार कार्यकर्ता की विभिन्न श्रेणियां हैं। कैटेगरीज एक्सटेंशन वर्कर की कौन कौन सी हैं? देखिए, प्रसार प्रशासक, प्रसार पर्यवेक्षक, प्रसार विषय विशेषज्ञ या उपयुक्त सभी। Various category of extension worker are extension administrator, extension supervisor, extension subject matter specialist और all of the above. सो यहाँ हम देख रहे हैं प्रसार कार्यकर्ता की ये सभी श्रेणियां हैं। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, एक्सटेंशन सुपरवाइजर भी होते हैं और प्रसार कार्यकर्ता एक्सटेंशन सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट भी होते हैं। तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज एक प्रसार कार्यकर्ता के गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए उसके? ग्रामीण स्थानीय पृष्ठभूमि, मेहनती, अच्छी तरह से शिक्षित, ऊपर के सब। Quality of an extension worker should rural local background, hard worker, well educated, all of the above. So the right answer is all of the above. Of course प्रसार कार्यकर्ता में ये सभी गुण होने चाहिए। वो हार्ड वर्कर भी होना चाहिए, वेल एजुकेटेड भी होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड लोकल और रूरल होना चाहिए, तभी वो उन लोगों के साथ में रह करके अच्छे से कार्य कर पाएगा और उनके उत्थान के लिए काम कर पाएगा। So the right answer is the D option, all of the above. Now the next question is प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका है। The role of extension worker is
एज एन एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। प्रसार प्रशासक के रूप में, विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज दोनों ए और बी, बोथ ए एंड बी, बिकॉज प्रसार कार्यकर्ता एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी काम करता है और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की तरह भी काम करता है। तो यहाँ आंसर होगा हमारा ए और बी। नाउ प्रसार कार्यकर्ता का उद्देश्य होता है, क्या होता है प्रसार कार्यकर्ता? अगर कोई व्यक्ति एक्सटेंशन वर्कर बनता है तो उसका क्या उद्देश्य होगा? पैसे अर्न करना, धनोपार्जन करना, अर्न मनी, राजनीति में उद्भव करना, पॉलिटिक्स अपनी बढ़ाना, टू राइज इन पॉलिटिक्स, ग्रामीण विकास हेतु कार्य करना, टू वर्क फॉर रूरल डेवलपमेंट, क्या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑफ कोर्स मनी अर्न करना या पॉलिटिक्स करना ये कहीं भी प्रसार कार्यकर्ता का उद्देश्य नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन भी यहाँ पे हट जाता है, ऑल ऑफ द अबव भी यहाँ से हमारा इरेज हो जाता है। सो द राइट आंसर इज द सी ऑप्शन, टू वर्क फॉर रूरल डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं टू वर्क फॉर दोज पीपल हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रसार कार्यकर्ता हेतु प्रशिक्षण के प्रकार हैं। सेवापूर्ण प्रशिक्षण, सेवा अंतर्गत प्रशिक्षण, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर एन एक्सटेंशन वर्कर, एक्सटेंशन वर्कर को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है? तो उनको प्री सर्विस ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है। प्री सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है? जो प्रशिक्षण किसी कार्य में इन्वॉल्व होने से पहले ही दिया जाए उसको प्री सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं। और इन सर्विस ट्रेनिंग का अर्थ होता है जो प्रशिक्षण किसी सर्विस में, किसी जॉब में आने के बाद दिया जाता है उसको इन सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं। तो प्रसार कार्यकर्ता को यहाँ दोनों ही प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड। नाउ नेक्स्ट इज प्रसार कार्यकर्ता के सेवा अंतर्गत प्रशिक्षण में सम्मिलित होना चाहिए। इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर शुड इंक्लूड। यहाँ यह पूछा जा रहा है कि प्रसार कार्यकर्ता सर्विस में आने के बाद उसे जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग में इनमें से कौन सी ट्रेनिंग है जो उन्हें दी जाती है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, ऑल ऑफ द अबव। अभिन्यास कार्यक्रम, पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम, अल्पावधि प्रशिक्षण, उपयुक्त सब। तो मैं आपको बता दूं इन सर्विस ट्रेनिंग के अंतर्गत ये तीनों ही प्रकार की ट्रेनिंग प्रसार कार्यकर्ता को दी जाती है। सर्विस में आने के तुरंत बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनको अटेंड करना होता है, उसके बाद उनको टाइम टू टाइम रिफ्रेशर कोर्सेज अटेंड करने होते हैं जो उन्हें रिफ्रेश करते हैं, जो उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज की जानकारी बताते हैं, नई नई तरीके बताते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी उनकी चलती रहती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट इज प्रसार प्रशासक के रूप में एक प्रसार कार्यकर्ता की क्या भूमिका है? मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर, अगर एक एक्सटेंशन वर्कर एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करे तो उसकी क्या रोल होगा, क्या उसकी भूमिका होगी? टू प्लान द प्रोग्राम, कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी टू टीच, ओनली एंड। तो अगर हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, अगर हम बात करते हैं प्रसार प्रशासक के रूप में, तो प्रशासक के रूप में यहाँ प्रसार कार्यकर्ता की जो भूमिका होगी वो होगी ओनली ए एंड। प्रोग्राम को प्लान करना और ऑर्गेनाइज करना, ये प्रशासक की भूमिका होती है। और टीच करना टीचर की भूमिका होती है, ये प्रसार प्रशिक्षक की भूमिका होगी। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन होगा ओनली ए एंड बी। यहाँ शिक्षण की क्षमता को हम लोग हटा देंगे, हमारा आंसर होगा ओनली ए एंड बी। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रसार कार्य करते समय रखी जाने वाली सावधानियां होनी चाहिए। अगर हम एक्सटेंशन वर्क कर रहे हैं तो हमें कौन सी प्रिकॉशंस जो है वो लेनी है, वो क्या है प्रिकॉशन? विवादों से बचें, अवॉइड डिस्प्यूट, धैर्य रखें, बीइंग पेशेंट, दोनों ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई। तो हमको दोनों ही सावधानियां रखनी है, हमको विवादों से भी बचना है और हमें धैर्य भी रखना है।
जब भी आप कहीं कोई परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं तो कुछ डिस्प्यूट भी होते हैं, कुछ विवाद होते हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट होते हैं, तो आपको उनसे बचना है और पेशेंस भी बनाए रखना, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू चेंज द सोसाइटी। और परिवर्तन लाना, चेंज लाना इतना आसान नहीं होता है, तो आपको पेशेंस बनाए रखना होगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन आते हैं वो धीरे धीरे आते हैं। इसका जो ये प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस होता है, तो आपको दोनों ही काम करने हैं, दोनों ही सावधानियां प्रसार कार्यकर्ता के रूप में आपको रखनी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अधिगम कब तक चलने वाली प्रक्रिया है? अधिगम या लर्निंग, फॉर हाउ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू, लर्निंग कब तक चलता रहता है? सीखना, अधिगम, लर्निंग कब तक चलती है? लाइफ लॉन्ग, 2 साल, 16 साल, नन ऑफ द अबव? ऑफ कोर्स लाइफ लॉन्ग, हम लोग जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते हैं। लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखने का कभी एंड नहीं होता। परिवर्तन संसार का नियम है और जो परिवर्तन आते हैं उनसे हम लगातार कुछ न कुछ सीखते हैं। सो दिस इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीखना विकास की प्रक्रिया या कथन किसका है? अगेन हम फिर से डेफिनेशन या स्टेटमेंट पर आ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय वुडवर्ड। आपको याद रखना है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स, डेफिनेशंस, ऐसे क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है या ये डेफिनेशंस किसकी है। तो आपको कुछ डेफिनेशंस और कुछ स्टेटमेंट्स भी लर्न करने होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अध्यापक आदर्श होते हैं किसके? आंगनवाड़ियों के, विद्यार्थियों के, अभिभावकों के, उपयुक्त सभी के। टीचर्स आर आइडियल फॉर आंगनवाड़ी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर इज द स्टूडेंट, क्योंकि विद्यार्थियों और शिक्षक का ही आपसी संबंध होता है और जो अध्यापक या जो शिक्षक होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए आइडियल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी संचारक में गुण होने चाहिए। अब हम लोग बात करें कम्युनिकेशन, तो एक कम्युनिकेटर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जो कम्युनिकेशन का मतलब है संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। तो एक व्यक्ति है जो संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा है, कम्युनिकेटर है, उसमें क्या गुण होने चाहिए? संचार का कौशल, विषय ज्ञान, विश्वसनीयता या उपयुक्त सभी। कम्युनिकेशन स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज, क्रेडिबिलिटी और ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एक अच्छे कम्युनिकेटर में ये सभी गुण होने चाहिए। सो द राइट आंसर इज द डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्यापक जन संपर्क के माध्यम है, मीडियम फॉर मास अप्रोच। मैंने आपको पहले बताया अप्रोच 3 तरह का है। इंडिविजुअल अप्रोच, जहां हम एक इंडिविजुअल के साथ कांटेक्ट करते हैं। ग्रुप अप्रोच, जहां हम समूह में लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। ये समूह हमारा 20, 25, 50, 60, 70 लोगों तक का हो सकता है। और जन संपर्क, जहां हम बहुत बड़े जन समुदाय तक, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों के साथ जब संपर्क स्थापित करते हैं तो वो जन संपर्क है। तो यहाँ व्यक्तिगत पत्र इंडिविजुअल अप्रोच है, घर पर भेंट, होम विजिट भी इंडिविजुअल अप्रोच है। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, ये समूह संपर्क है, ग्रुप अप्रोच है। लेकिन अभियान, अगर हम कोई कैंपेनिंग चलाते हैं, दिस इज द मास अप्रोच। सो द राइट आंसर इज द डी ऑप्शन, अभियान, कैंपेनिंग, मास अप्रोच। तो ये अप्रोच के आधार पर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इन्हीं में से एक क्वेश्चन हो सकता था कि व्यापक समूह संपर्क का साधन क्या है? तो जब समूह वर्ड यहाँ यूज होता तो आपका आंसर हो जाता समूह चर्चा, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल के होते। कैंपेनिंग, डी ऑप्शन आपका मार्क्स का होता, तो आपका आंसर होता ग्रुप डिस्कशन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा बनते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको व्यापक संपर्क, जनसंपर्क या ग्रुप अप्रोच, इंडिविजुअल अप्रोच और मास अप्रोच, इन तीनों अप्रोचेस और इन तीनों अप्रोचेस में कौन कौन से और फर्दर मेथड्स हैं, वो आपको पूरी कैटेगरी को अच्छे से याद रखना है। आपके एमसीक्यूज इनके इस तरह के कैटेगरी, इस तरह के क्लासिफिकेशन पर भी बहुत सारे बनते हैं। Now the next option is लीफलेट, सूचना पत्र एवं परिपत्र। लीफलेट, न्यूज़लेटर और सर्कुलर, ये क्या है?
ये प्रिंटेड मटेरियल है, स्पोकन मटेरियल है, विजुअल मेथड है, नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दें कि ये तीनों ही लीफलेट, न्यूज लेटर्स और सर्कुलर्स ये प्रिंट होते हैं। तो दीज आर मुद्रित सामग्री। ये मुद्रित सामग्री ये बोली नहीं जाती हैं, दर्शनीय विधि ऑफकोर्स है, लेकिन ये मुद्रित सामग्री कही जाएंगी। आपका राइट आंसर यहाँ होगा मुद्रित सामग्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसार शिक्षा का प्रारंभिक चरण है। प्रसार शिक्षा के 5 चरण मैंने आपको पहले की वीडियो में बताए हैं। उसमें सबसे पहला चरण है ध्यानाकर्षण, अटेंशन। द इनिशियल स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आर अटेंशन। क्योंकि पहले अटेंशन होगा, उसी के बाद इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उसी के बाद व्यक्ति उसके संबंधित नॉलेज लेगा, उसको ट्राई करता है, फिर उसको अडॉप्ट करता है। सो अगर इनिशियल पहला चरण की बात करें तो पहला चरण है ध्यानाकर्षण। तो राइट आंसर इज द ए, ध्यानाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विलंबकारी ग्रहणकर्ता के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त नहीं है? लेट अडॉप्टर, स्लो अडॉप्टर के लिए कौन सा मेथड, विच टीचिंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर स्लो अडॉप्टर? आपको ध्यान देना, नॉट सुटेबल, कौन सा सुटेबल नहीं है। स्लो अडॉप्टर क्या होते हैं? जो किसी नए ज्ञान बहुत धीरे धीरे या बहुत लेट ग्रहण करते हैं, विलंब से ग्रहण करते हैं, लेट अडॉप्ट करते हैं, तो उसको हम स्लो अडॉप्टर या लेट अडॉप्टर कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति लेट अडॉप्टर है तो कौन सी पद्धति उसके लिए सही नहीं होगी? तो लेट अडॉप्टर तो उसके साथ इंडिविजुअल कांटेक्ट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, है ना। और जनसंपर्क जो है वो हम, जनसंपर्क का मतलब हो गया बहुत बड़े समूह के साथ संपर्क कर। तो जब हम बहुत बड़े समूह के साथ में संपर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई एक व्यक्ति है वो लेट अडॉप्टर है और बहुत बड़े ग्रुप के साथ कांटेक्ट करके उसको कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में क्या होता है, वो उस चीज को अडॉप्ट नहीं करेगा, उसको वो बात कई बार समझ में नहीं आती है। तो ये मेथड जो है ये उसके लिए, ये पद्धति जो है उसके लिए उपयुक्त नहीं। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, किसी चीज का आपने परिणाम दिखाया, किसी चीज का परिणाम को प्रदर्शित करेंगे जब आप, तो उसको आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है। तो लेट अडॉप्टर के लिए व्यक्तिगत संपर्क भी ठीक है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी ठीक है, जनसंपर्क का तरीका उसके लिए ठीक नहीं है, उसके लिए उपयुक्त नहीं है। सो राइट आंसर इज द मास अप्रोच। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेडियो है। रेडियो क्या है? दृश्य सामग्री यानी जिसको हम देख सकते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री जिसको हम देख भी सकते हैं और श्रव्य माने सुन भी सकते हैं, श्रव्य सामग्री जिसको हम केवल सुन सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेडियो एक ऑडियो एड्स, रेडियो एक ऑडियो एड्स, श्रव्य सामग्री। क्योंकि रेडियो को हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ और सिर्फ उसको सुन सकते हैं, इसीलिए रेडियो एक श्रव्य सामग्री है, एक ऑडियो एड्स। इसकी जगह अगर ऑप्शन होता टेलीविजन है तो टेलीविजन को आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो आपका आंसर होता है श्रव्य दृश्य सामग्री। इसकी जगह और भी बहुत सारे ऑप्शन, ऑडियो विजुअल एड्स का जो क्लासिफिकेशन है उसमें से आ सकते हैं आपके। ब्लैक बोर्ड क्या है? तो ब्लैक बोर्ड तो केवल हम देख सकते हैं, तो दृश्य सामग्री है। तो ऐसे ऑडियो विजुअल एड्स में से भी बहुत से एमसीक्यूज आपके बनकर तैयार होते हैं। आपको बस यहाँ ये देखना है कि जो भी साधन की हम बात कर रहे हैं उसको हम देख सकते हैं तो वो दृश्य सामग्री होगा, उसको हम सुन सकते हैं तो वो श्रव्य सामग्री होगा। अगर हम उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं तो वो हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री होगा। अभी मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, ये वीडियो आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री होगी। लेकिन यहाँ ऑप्शन है रेडियो क्या? तो रेडियो सिर्फ एक श्रव्य सामग्री है, तो उसको आप सिर्फ सुन सकते हैं, ऑडियो एड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्रव्य दृश्य साधनों का चुनाव करते समय ध्यान में रखने योग्य तथ्य क्या हैं? जब हम ऑडियो विजुअल एड्स का सिलेक्शन करें तो हम क्या बातें ध्यान में रखें? द फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग ऑडियो विजुअल एड्स आर नंबर ऑफ ऑडियंस,
ऑफकोर्स हमें इस बात का ध्यान रखना है कि श्रोताओं की संख्या कितनी है, उसी के बेस पे हमें इस बात को निर्धारित करना होगा कि हम कौन सा साधन उपयोग करें। हम ब्लैक बोर्ड यूज करें, हम टेलीविजन यूज करें, हम रेडियो यूज करें, हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम या लाउड स्पीकर का यूज करें, किस श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज करना है, हमें श्रोताओं की संख्या को ध्यान में रखना है। हमें यह शिक्षण के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग भी हमें ध्यान में रखनी है, और श्रोताओं की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी ध्यान में। ऑडियो विजुअल एड्स का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो एजुकेशनल बैकग्राउंड को भी हमें ध्यान में रखना होता है। अगर हमारी ऑडियंस इलिटरेट है तो हमें ऐसा मेथड यूज करना है जहां उन्हें कुछ पढ़ना ना पड़े। लिटरेट है तो हम ऐसा मेथड भी यूज कर सकते हैं जहां वो पढ़कर बातों को समझ सकते हैं। तो हमें ये भी बातें ध्यान में रखनी है कि उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है। सो द राइट आंसर विल बी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, आंसर दीजिए। इस तरह के एमसीक्यूज आपको परेशान नहीं करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट को, आपको इन एमसीक्यूज को याद नहीं करना है, आपको इन एमसीक्यूज को समझना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और उस कॉन्सेप्ट के आधार पे प्रश्नों को समझ के आपको इसके आंसर करना कहीं भी परेशान नहीं करेगा। अब द नेक्स्ट इज श्रव्य व दृश्य सामग्री है। ऑडियो विजुअल एड्स हैं कौन कौन से, देखिए, ड्रामा, टेलीविजन, कठपुतली का तमाशा, उपयुक्त सभी। तो सभी ऑडियो विजुअल एड्स, ऑल ऑफ द अबव आर द ऑडियो विजुअल एड्स। ड्रामा ऑडियो और विजुअल दोनों है, टेलीविजन ऑडियो विजुअल दोनों है, पपेट शो ऑडियो विजुअल दोनों, तो ऑडियो विजुअल एड्स तीनों ही है। नाउ द नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से प्रक्षेपित दृश्य प्रसार शिक्षण सामग्री है, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। विजुअल एड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। जिन विजुअल एड्स का प्रक्षेपण बड़े पर्दे पर होता है उसको हम प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स कहते हैं, और जिन विजुअल एड्स का, जिन श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रक्षेपण नहीं होता, वो जैसे बनाई जाती है वैसे ही प्रदर्शित की जाती है, तो उसको हम नॉन प्रोजेक्टेड प्रक्षेपित दृश्य सामग्री कहते हैं। पोस्टर का प्रक्षेपण नहीं होता, ग्राफ का भी नहीं होता, साहित्य एवं प्रकाशन का। जो स्लाइड्स होती हैं उनको हम स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रक्षेपित करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं, उसको बड़े पर्दे पर दिखाते हैं, इसीलिए स्लाइड्स यहाँ पर प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स कही जाएंगी। सो द राइट आंसर विल बी द बी आंसर इज द राइट आंसर, स्लाइड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रव्य शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। फिर से देखिए वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया है। यहाँ पर श्रव्य जिसको केवल सुन सकते हैं, चार्ट को देख सकते हैं, मॉडल प्रतिरूप को देख सकते हैं, उपयुक्त सभी होगा नहीं, सिर्फ सुनने की बात है तो हम केवल रेडियो है जिसको हम श्रव्य या सुन सकते हैं। सो एग्जांपल ऑफ ऑडियो टीचिंग एड्स इज रेडियो। अच्छा चलिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए कि ऑडियो टीचिंग एड्स में रेडियो के अलावा और क्या क्या आता है। इसको आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समूह की शैक्षिक योग्यता, मान्यताएं, रीति रिवाज आदि किसको प्रभावित करते हैं। अगर एक ग्रुप है, उस ग्रुप की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, उसकी बिलीफ, उसके कस्टम सेट्स, उनकी वैल्यूज, उनके नॉर्म्स, ये सारी चीजें किसको प्रभावित करती हैं। प्रसार विधि के चरण को, प्रसार विधि का चयन, प्रसार विधि के गुण, उपयुक्त में से कोई। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ प्रसार स्टेप जो है वो तो वही रहते हैं, एक्सटेंशन मेथड्स के स्टेप्स वही रहते हैं, तो यहाँ ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन मेथड्स भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक्सटेंशन मेथड्स की अपनी विशेषताएं होती हैं और ये विशेषताएं उनकी रहती हैं, इस पर ग्रुप की कस्टम, नॉर्म्स, कल्चर, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर विल बी द बी, प्रसार विधि का चयन। प्रसार विधि का जो चयन है वो प्रभावित करता है आपके ग्रुप का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बिलीफ्स और कस्टम सेट्स जो है वो प्रसार विधि के चयन को, क्योंकि हमें उसी के अकॉर्डिंग, जैसी ग्रुप की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होंगी, उनकी नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर होगा, अकॉर्डिंग टू
उसी के अकॉर्डिंग ही हमको एक्सटेंशन मेथड का सिलेक्शन करना होगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज, किस विधि में केवल 2 से 5 वक्ता होते हैं और सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा विचार व्यक्त नहीं किए जाते हैं? Which method there are only 2 to 5 speaker and all the person present in the meeting do not express their. So मुझे यहाँ लगता है इसका आंसर होगा फोरम, क्योंकि फोरम में ही एक्सपर्ट होते हैं। बस सेशन ग्रुप डिस्कशन का एक टाइप है, सिंपोजियम में भी सभी लोग विचार व्यक्त करते हैं अपने। फोरम एक ऐसा मेथड है जहां पर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं और वही एक्सपर्ट्स अपने विचार व्यक्त करते हैं, सभी लोगों को इसमें विचार व्यक्त नहीं, सभी व्यक्ति द्वारा इसमें विचार व्यक्त नहीं किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन 4। कम समय में अधिक व्यक्तियों को प्रभावित करने की विधि है। कम समय में अधिक व्यक्ति, कार्यालय में भेंट करेंगे अगर इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट है तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। फॉर्म और घर पर संपर्क करेंगे, अगर फार्म एंड होम विजिट करेंगे तभी भी इसमें ज्यादा समय लगेगा। टेलीफोन वार्ता, ये भी इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट है, यहाँ भी ज्यादा समय लगेगा। समय को अगर बचाना है तो हम ग्रुप में अगर डिस्कशन करेंगे तो हम कम समय में अधिक लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। द मेथड टू इन्फ्लुएंस लार्जर पीपल इन लेसर टाइम इज द ग्रुप डिस्कशन मेथड्स। और भी ऑप्शंस आपके साथ कंबाइन में हो सकते थे। अगर मास कांटेक्ट का कोई मेथड यहाँ आ जाता तो आपका राइट आंसर यहाँ वो हो जाता, क्योंकि इंडिविजुअल कांटेक्ट करने में समय ज्यादा लगता है, ग्रुप कांटेक्ट करने में समय उससे कम लगता है, लेकिन मास जनसंपर्क करने में समय बहुत कम लगता है। बहुत कम समय में ही हम बहुत बड़े समूह को रेफरेंस कर सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, उनको कोई भी नॉलेज या उनको कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो वैसे जिस तरह के ऑप्शंस होंगे आपको उसको समझ के उनमें से ही ऑप्शंस को क्लिक करना होगा। यहाँ जो हमारे ऑप्शंस है उसमें राइट आंसर है सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रों द्वारा आंकड़ों के अरेखीय निरूपण को कहते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू पिक्चर इज नोन एज, जिसमें डायग्राम, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, पिक्टोग्राफ, लाइन ग्राफ। तो बार ग्राफ, पाई ग्राफ सर्कुलर होता है, गोल बनता है सर्कल, बार ग्राफ में लंबी लंबी छड़ होती हैं, लाइन ग्राफ में लाइन होती है, लेकिन पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स होती है। सो द राइट आंसर इज पिक्टोग्राफ, क्योंकि इसी में ही पिक्चर्स या डायग्राम का यूज किया जाता है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर आरेखीय निरूपण की बात है, यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात है। सो द राइट आंसर इज द सी ऑप्शन, पिक्टोग्राफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस आधार पर संपर्क के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं? मतलब हमको कौन सा अप्रोच, टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा यूज करना है, ये किस आधार पर निर्धारित होता है? हमें इंडिविजुअल अप्रोच यूज करना है, ग्रुप यूज करना है, या मास अप्रोच यूज करना है, ये किस आधार पर निर्धारित होता है? ये होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, नंबर, हमारे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। अगर हम अब इंडिविजुअल से कांटेक्ट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल अप्रोच होगा, तो ये नंबर ही है। अगर हम कुछ 2 या 2 से ज्यादा लोगों के समूह से संपर्क कर रहे हैं तो वो हमारा ग्रुप कांटेक्ट होगा। अगर हम बहुत बड़े जनसमूह से सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं तो हमारा जनसंपर्क होगा। तो यहाँ नंबर है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, या नंबर ऑफ पीपल भी हो सकता था, लोग भी हो सकते थे। The right answer is, on the basis of the number of people, types of contact are determined. Now the next question is, प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। कौन से कारक, हम कौन सी शिक्षण विधि का चयन करें? अगर हम प्रसार का कार्य कर रहे हैं तो हम किस टीचिंग मेथड्स का यूज करें, ये हम कैसे निर्धारित करेंगे? समय की उपलब्धता, सामान्य स्थानीय परिस्थितियां, शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स हमें ये चारों ही बातें ध्यान में रखनी है। हमें अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम भी ध्यान में रखना है, हमें जनरल लोकल सर्कमस्टेंसेस भी ध्यान में रखनी है, हमको अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग मेथड्स कौन से अवेलेबल है ये भी ध्यान में रखना है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।
ये सारे ही कारक तत्व हैं जिनको ध्यान में रखकर हम ये डिसाइड करते हैं कि टीचिंग के लिए किस मेथड्स का यूज करना है, स्पेशली इन एक्सटेंशन एजुकेशन में टीचिंग के लिए किस मेथड्स का यूज करना है, इसके लिए हम ये सारी ही बातों को ध्यान में रखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलीफोन वार्ता है, टेलीफोनिक कन्वर्सन क्या है? चलिए बताइए आप लोग, पहले भी क्वेश्चंस में हम इस बात को कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एक सेंसस मेथड है, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड है, मास कांटेक्ट मेथड है या ग्रुप कांटेक्ट मेथड? दिस इज द व्यक्तिगत संपर्क। टेलीफोन की कॉल क्या है? हर इंडिविजुअल को अलग अलग कॉल किया जाता है, हर इंडिविजुअल हर व्यक्ति के साथ अलग अलग संपर्क स्थापित किया जाता है, इसीलिए फोन पर बातचीत टेलीफोनिक कन्वर्जन व्यक्तिगत संपर्क विधि है। नाउ किस विधि में अधिक समय व्यय होता है? समय की बात हो रही है, जनसंपर्क में तो बहुत कम समय व्यय होता है, टेलीविजन में भी बहुत कम समय में बहुत बड़े लोगों तक, बहुत बड़े जन समूह तक हम कोई भी जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो सबसे अधिक समय जो व्यय होता है वो व्यक्तिगत संपर्क, इंडिविजुअल अप्रोच सबसे ज्यादा समय जो है वो कंज्यूम होता है। इन विच मेथड मोर टाइम इज कंज्यूम? द आंसर इज इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोगों में अधिक रुचि उत्पन्न करते हैं, व्हाट क्रिएट मोर इंटरेस्ट अमंग पीपल? अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो हमारे विद्यार्थियों का या लोगों का इंटरेस्ट या रुचि बढ़ जाएगी और अधिक बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? जब हम श्रव्य दृश्य साधन का उपयोग करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स अगर हम उसमें यूज करने लग जाएंगे तो हमारी टीचिंग और ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है और लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ जाता है, लोगों की रुचि बढ़ जाती है। सो द राइट आंसर इज द ए ऑप्शन, ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य साधन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस विधि में केवल सीमित संख्या में ही व्यक्तियों को शिक्षित किया जा सकता है? सीमित संख्या में अगर हम कंपैरिजन करें सामूहिक संपर्क, जनसंपर्क और व्यक्तिगत संपर्क का, तो सबसे सीमित संख्या में हम व्यक्तिगत संपर्क में ही लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। सो द राइट आंसर विल बी द ए, इंडिविजुअल, क्योंकि ग्रुप में हम समूह में लोगों से संपर्क करते हैं, जनसंपर्क में हम जन समूह में लोगों के साथ में को शिक्षित करते हैं, या व्यक्तिगत में हम हर एक को अलग अलग शिक्षित करते हैं, तो यहाँ समय ज्यादा लगता है और सीमित संख्या में ही लोग शिक्षित हो सकते हैं। सो द राइट आंसर इज व्यक्तिगत संपर्क, इंडिविजुअल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचर ऑफ अ मैसेज शुड बी, एक संदेश की प्रकृति क्या होनी चाहिए? बहुत लंबा होना चाहिए संदेश, नीरसतापूर्ण मोनोटोनस होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए या नॉन ऑफ द अबव? सो द राइट आंसर इज उद्देश्यपूर्ण। एक संदेश कम्युनिकेशन में अगर एक मैसेज की बात करें तो मैसेज पर्पसफुल जरूर होना चाहिए, मोनोटोनस तो नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा होगा तो भी मोनोटोनस हो जाता है, तो बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। हमारा जो मैसेज है, एक संचार में हम एक मैसेज को कन्वे करते हैं, वो मैसेज हमारा पर्पसफुल होगा, किसी के लिए भी अगर उद्देश्यपूर्ण होगा तभी वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उस संदेश को ग्रहण करेगा, अन्यथा उस संदेश को ग्रहण नहीं करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संचार विनिमय है, संस्कृति का, विचारों का, प्रबंधन का, उपयुक्त में से कोई नहीं। संचार विनिमय है आइडियाज, आइडियाज, फैक्ट, फीलिंग और इंप्रेशन। कम्युनिकेशन इज a process by which two or more people exchange their ideas, fact, feeling और impression। तो विचारों का, आइडियाज का जो है विचारों का विनिमय है संचार। नाउ द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज। एक संचार अगर हम कर रहे हैं, हम किसी मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें भाषा का गुण क्या? सिंपल लैंग्वेज हो, लोकल लैंग्वेज हो, ए और बी दोनों, नन ऑफ द। तो ऑफकोर्स भाषा जो है वो साधारण भी हो और स्थानीय हो, तभी लोगों के द्वारा समझी जाएगी। तो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर होगा सी, दोनों ए और बी। भाषा सरल भी होनी चाहिए और स्थानीय भी होनी चाहिए। चलिए
थैंक यू। आज के इस वीडियो में मैंने आपके सामने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन होम साइंस से रिलेटेड थे आपके सामने डिस्कस किए। होप कि आपके लिए ये पर्पसफुल हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में फिर से आऊंगी। थैंक यू सो मच, सी यू सून।